हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। एंड आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट और डिफरेंट डिफरेंट फील्ड को टच करते हैं। तो आइए चलते हैं मेन स्क्रीन के ऊपर एंड देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो है हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। तो यहाँ पे आप होम स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आज यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पे ठीक होते हैं। ओके, क्योंकि हम थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो साथ ही में जैसे जैसे हम क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पे लेके आते रहेंगे, आप खुद भी एक कॉपी पेंसिल लेके जो है क्वेश्चंस को देख सकते हैं कि फर्स्ट का मैंने ये आंसर दिया है तो मेरे इतने क्वेश्चन जो है यहाँ पे ठीक हो रहे हैं और इतने क्वेश्चन जो है मेरे गलत हो रहे हैं, ताकि आप उन टॉपिक्स को दोबारा से रिवाइज कर सकें। वन मोर थिंग, ये जो है टैट और टीजीटी दोनों के लिए वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि ये किसी और एग्जाम से लिए गए हैं, लेकिन ये केमिस्ट्री से रिगार्डिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बार ऑडियो वीडियो को चेक कर लेते हैं, जो ऑडियो वीडियो एकदम सही से वर्क कर रही है। ओके, चलिए, ऑडियो वीडियो एकदम सही से वर्क कर रही है तो हम अपने क्वेश्चंस की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म आर यूनिटलेस। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पूछ रहा है यूनिटलेस टर्म कौन सी है, यानी जिसकी कोई भी इकाई आपके पास नहीं है। ऑप्शन है मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन या आपके पास नन ऑफ दीज। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो मोलैलिटी एंड मोलैरिटी दोनों के आपके पास यूनिट होते हैं, ठीक है। मोल पर लीटर या मोल पर केजी दोनों के पास अपने यूनिट हैं। लेकिन मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे तो आपको पता है दैट इज एक्स ए अपॉन एक्स ए प्लस एक्स बी। तो दोनों में ही आपके पास जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट के साथ होता है, तो इसके यूनिट नहीं बन पाते हैं क्योंकि कैंसिल हो जाते हैं। तो राइट आंसर कौन है आपके पास यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम। आपके यहाँ से पूछ रहा है कि किस में जो है सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल यानी H2O जो है आपके पास किस में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होगा। तो आप देखिए 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर, तो अगर आपको याद हो तो H2O दिस विल बी इक्वल टू यहाँ पे 2 और यहाँ पे आपके पास 16, तो 18 ग्राम। तो 18 ग्राम रिप्रेजेंट करता है 1 मोल को। ओके, तो इसमें कितने हैं आपके पास? 6.02 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स। ये तो 1.8 है, तो बहुत कम अमाउंट है। यहाँ पे 18 मोल्स ऑफ वाटर और ये है आपके पास 18 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो मॉलिक्यूल तो गलत हो गया, ये भी कम है। ये 1 मोल है और ये 18 मोल है, तो 18 मोल में ज़्यादा होंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके पास यहाँ पे इसका राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैक्सिमम वेवलेंथ इज। देखो, केमिस्ट्री में भी आप वेव्स यूज करते हो, जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स में, जस्ट लाइक आप कोई थेरेपी कर रहे हो या आप किसी की स्पेक्ट्रोस्कोपी कर रहे हो, तो वहाँ पे आपके पास यूज़ हो जाती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपके पास कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी मैक्सिमम वेवलेंथ होगी, तो वो आपके पास कौन सी यहाँ पे? रेडियो वेव। कौन सी? रेडियो वेव। नेक्स्ट है आपके पास, विच इज द मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और ये सभी हैलोजन्स हैं, आपको पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है और ऊपर की तरफ इंक्रीज करती है, लेकिन एक्सेप्शनल केस है, क्लोरीन की आपके पास ज़्यादा होती है। ओके, क्लोरीन में स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाती है इसकी वजह से। स्मॉलेस्ट आयन अमंग द फॉलोइंग इज। इनमें आपको बताना है कि सबसे छोटा साइज किसका होगा, जिसका जो प्रोटॉन है उसके ऊपर ज़्यादा, यानी प्रोटॉन जिसमें ज़्यादा होंगे उसमें ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि अगर आप इनकी कन्फिग्रेशन देखोगे ना तो सबकी कन्फिग्रेशन एक ही हो गई है। इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं और इसने आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसने 4 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, मीन्स +4 चार्ज है, तो साइज और ज़्यादा रिड्यूस कर गया। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपके पास, द पिरामिडल ज्योमेट्री इज एसोसिएटेड विद। जो पिरामिडल ज्योमेट्री है वो किसके साथ एसोसिएट हो रही है, यानी कौन सा है यहाँ पे जो पिरामिडल है। देखो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे वैसे लीनियर आ जाएगी आपके पास, कार्बन डबल बॉन्ड, H2O में वी शेप आपके पास आ जाएगी। अमोनिया की देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपके पास होगी। CH4 में देखेंगे तो टेट्राहेड्रल वे में बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, यहाँ पे लोन पेयर है, तो इसकी पिरामिडल शेप आपके पास बनती है। तो अमोनिया जो है आपके पास इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो, फिनोल है, लिक्विड नाइट्रोजन,
यानी लिक्विड अमोनिया है आपके पास, वाटर है, तो वाटर में तो होता है, सीधी सी बात है। अमोनिया में देखेंगे तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन फुलफिल कर रहा है, होगा। यहाँ पे OH के बीच में बॉन्ड होता है, तो तीन ही हैं जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं आपके पास, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो सभी में तो प्रेजेंट है, ठीक है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, आपके पास ऑक्सीजन भी है। तो HCl में आयनिक बॉन्ड होता है और कोवलेंट भी होता है, 50-50 करैक्टर होते हैं दोनों के। अ गैस कैन बी लिक्विफाई, तो आपने एक डेफिनेशन सुनी होगी क्रिटिकल टेम्परेचर की, इट इज द टेम्परेचर एट विच, या इट इज द टेम्परेचर अबव विच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई, इससे ऊपर नहीं हो पाती है। तो गैस लिक्विफाई होगी जब उससे नीचे होगी, तो बिलो इट्स अ क्रिटिकल टेम्परेचर। व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज द सरफेस टेंशन, इजी क्वेश्चन है, आपको पता है सरफेस के ऊपर टेंशन होगी, तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन डिक्रीज करती है, इवेपोरेशन बढ़ती है ना, तो सरफेस टेंशन आपके पास क्या हो जाएगी, वहां पे डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर वेरीज विद डेंसिटी। डेंसिटी के साथ पूछ रहा है, जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है आपके पास आइडियल गैस की, वो किस तरह से वेरी करती है। अगर आप फॉर्मूला देखोगे, दिस विल बी इक्वल टू 3p/d, ठीक है, p/d। तो यहां से देखोगे तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर द रूट d, तो d ऑप्शन आपके पास क्या है, इसका राइट आंसर है। डायमंड क्या है, क्या कोवलेंट सॉलिड है, नॉन कंडक्टर है, लुब्रिकेंट है, ये सभी के सभी। तो अगर आप देखोगे तो कोवलेंट सॉलिड होता है, नॉन कंडक्टिंग होता है एंड लुब्रिकेंट होता है। ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। ओके, इन इवेपोरेशन ऑफ ए वाटर द एंट्रोपी, देखो एंट्रोपी क्या होती है, रैंडमनेस, बेसिकली एंट्रोपी मीन रैंडमनेस, मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। इफ अगर आपके पास सिस्टम में कभी भी थोड़ी सी रैंडमनेस आती है तो एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करती है, तो बी क्या होगा आपके पास, इसका यहाँ पे राइट आंसर है। द एंथैल्पी ऑफ ऑल द एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट जस्ट लाइक सोडियम है, पोटाशियम है, लिथियम है, स्टैंडर्ड स्टेट में है। तो स्टैंडर्ड स्टेट में जो इनकी एंथैल्पी है वो कितनी होती है, देखो स्टैंडर्ड स्टेट में यूनिट नॉट यूनिटी, जीरो, क्योंकि स्टेबल है, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी आपके पास, जीरो इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है आपके पास द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। डिसोसिएशन दो टर्म होती है, एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। एसोसिएशन में जुड़ती है चीजें, ओके, जुड़ती है चीजें, बॉन्ड ऑफ फैक्टर आपने पढ़ा होगा। एसोसिएशन में चीजें जुड़ती है, डिसोसिएशन में टूटती है। तो क्या कहता है, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन वीक इलेक्ट्रोलाइट increase with increase in pressure, on decreasing dilution and on increasing dilution, on increasing concentration। देखो इंक्रीज होगी जब आप उसमें जैसे पानी डाल दो और ज़्यादा टूट जाएगी चीज़ें, पहले ही क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन, ये जो है आपके पास इसका राइट आंसर है। आपसे पूछ रहा है स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड बेस, आपको मैंने पढ़ाया था जो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड बेस होते हैं उनका जो एसिड बनता है वो वीक होता है, ओके, एंड जो आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं उनका वीक एसिड बनेगा, ओके, एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड बेस है, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड बेसिस, तो यहाँ पे बताना है आपको कि कौन सा जो है स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड बेस होगा यहाँ पे, जो कि यहाँ पे आपके पास एसिड होगा, क्लियर, जो कि कौन होगा आपके पास यहाँ पे एसिड। यहाँ पे कन्वर्ट कर लो, जोड़ दो H, यहाँ पे HNO3, HCl, HSO4 नेगेटिव, या CH3COH, तो जो आपके पास CH3COH यानी ओइक एसिड है, मिथेनोइक एसिड, वो आपके पास क्या होगा यहाँ पे वीक एसिड है, ठीक है, तो D आपके पास इसका राइट आंसर है। रिड्यूसिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस विच कैन, अब रिड्यूसिंग किसकी, यानी रिडक्शन, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट मीन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है मींस इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है, तो अल्कली मेटल जो है आपके पास एज ए रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करते हैं, ठीक है, ओके, तो अल्कली मेटल क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, तो विच वन इज द राइट आंसर, दिस वन, ठीक है, डोनेट इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन N3H, तो इजी है, इसके ऊपर +1, इसके ऊपर x, तो 3 of x + 1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू -1/3, तो D जो है आपके पास इसका यहाँ पे राइट आंसर है। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1.5
नॉर्मलिटी H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपको निकालनी है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी। क्या होता है? 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी तो दी गई है, तो 5.6 इंटू 1.5, दिस विल बी अराउंड इक्वल टू 8.4 लीटर। राइट आंसर इज 8.4 लीटर। नेक्स्ट है आपके पास द रिएजेंट यूज फॉर सॉफ्टनिंग द टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। पूछ रहा है कौन सा रिएजेंट है जो टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के काम आता है। तो विच वन इज द राइट आंसर? इनमें से कोई भी नहीं है वैसे, ठीक है, तो नन ऑफ दिस। नेक्स्ट है आपके पास एन इंग्रेडिएंट ऑफ बेकिंग पाउडर, तो दैट इज NaCO3। सीधा सा आंसर है, ज़्यादा इसमें टाइम लगेगा ही नहीं आपका। नेक्स्ट है आपके पास अल्कली मेटल हैव हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हैंस दे बिहेव एज। देखो यहाँ पे सभी आपके पास टर्म है, और अल्कली मेटल का मैंने आपको पहले भी बताया था कि अल्कली मेटल क्या होते हैं, जो फर्स्ट ग्रुप के होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, यानी ऑक्सीडेशन होती है और रिड्यूसिंग एजेंट वो वर्क करते हैं। इनकी तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है आपको, तो रिड्यूसिंग एजेंट। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को अगर आप हीट करोगे, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड मीन H3PO4 को जब हीट करोगे तो आपके पास फॉर्मेशन होगी HPPO3 प्लस H2O की। ओके, तो क्या बनेगा आपके पास? दैट इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड। दैट इज ए ऑप्शन आपके पास राइट है। न्यूक्लियोफाइल इज अ स्पीसीज दैट शुड हैव, न्यूक्लियोफाइल मीन न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। अब न्यूक्लियस के साथ प्यार करता है इलेक्ट्रॉन, यही है ना, तो न्यूक्लियर फाइल होते हैं न्यूक्लियर लविंग स्पीसीज, यानी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो उनके पास क्या होगा? या तो इलेक्ट्रॉन होगा या नेगेटिव चार्ज होंगे, ठीक है, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर डोनेट सही बात है, पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, नेगेटिव चार्ज भी होंगे, तो डी आपके पास राइट आंसर है। अ मिक्सचर ऑफ नेफ्थलीन एंड ऑक्सैलिक एसिड कैन बी सेपरेटेड बाय, तो आप देखेंगे तो जो नेफ्थलीन है एंड जो ऑक्सैलिक एसिड है, तो जो नेफ्थलीन है वो एक सब्लिमेटेड सब्सटेंस है, तो विद द हेल्प ऑफ सब्लिमेशन आप इसको क्या कर सकते हो? प्योरीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड आर। जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड है वो कौन से कंपाउंड होते हैं? आपके पास ऑप्शन है एरोमेटिक, एलिफेटिक साइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, या नन ऑफ दिस। देखो एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एली मीन जिसके अंदर साइकिल भी हो प्लस एलिफेटिक भी हो, क्लियर, लेकिन उसमें क्या नहीं होना चाहिए? पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन मीन डबल बॉन्ड नहीं होंगे, तो एलिफेटिक होगा प्लस साइक्लिक कंपाउंड, जस्ट लाइक दिस वन, साइक्लोपेंटेन हो गया, जैसे आपके पास ट्राई मिथेन इथिन प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन आपके पास हो गया। ओके, तीन तो कंपल्सरी होते, दैट इज एलिफेटिक साइक्लिक कंपाउंड। बी जो है आपके पास इसका यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास द प्योरिटी ऑफ एन ऑर्गेनिक सॉलिड इज डिटरमाइंड बाई। जो भी आपके पास ऑर्गेनिक सॉलिड है उसकी प्योरिटी को आप किस तरह से जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं? डेंसिटी के साथ नहीं, मेल्टिंग पॉइंट के साथ नहीं, मॉलिक्यूलर मॉस के साथ भी नहीं, मिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट के साथ। किसके साथ? मिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट के साथ। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन बेंजोइड मीन बेंजीन रिंग नहीं है फिर भी एरोमेटिक है, तो यहाँ पे देखो एनिलीन, बेंजोइक एसिड, एंथ्रासीन, तीनों के पास बेंजीन रिंग्स होती है, लेकिन जो ट्रोपोलोन है आपके पास इसके पास नहीं है। द गैस विच रिएक्ट विद हीमोग्लोबिन इन ब्लड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस कौन है यहाँ पे? ग्रेफाइट, क्रोम अलम, सिलिकॉन कार्बाइड, दे ऑल आर क्रिस्टलाइन। जो क्विड्स ग्लास है आपके पास वो एक अमॉर्फस सॉलिड है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट सेल इज द मोस्ट अनसिमेट्रिक। तो अगर आप इनको सिमेट्री देखोगे ना सभी की, जो ट्राई क्लिनिक होती है वो सबसे ज़्यादा अनसिमेट्रिक होती है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन मस्ट हैव द सेम। देखो आइसोटोनिक में बेसिकली जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है, वो सेम होता है, लेकिन यहाँ पे तो बात ही नहीं है उनकी, ठीक है, तो यहाँ पे देखो सॉल्यूट है, डेंसिटी है, तो ये कोई भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस भी नहीं। इसमें दो चीज़ें आ जाती है, या तो ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कंसंट्रेशन दोनों इक्वल यानी बराबर होती है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये दोनों आइसोटोनिक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट
इक्वल होगा या उसकी, क्योंकि देखो आपको क्या कहा, उनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर वो इक्वल होगा, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि जब प्रेशर की कंसंट्रेशन इक्वल होगी तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वो हमेशा बराबर ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट है आपके पास द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इन बेंजीन सॉल्वेंट इज 0.2। द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन पूछ रहा है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट, मोल फ्रैक्शन है सल्यूट की इन बेंजोइन सॉल्वेंट इज 0.2। 0.2 है आपके पास, तो बाकी कितनी बच गई 0.8, यही मतलब है ना इसका। इसको आप देखोगे दैट इज 20%, ये आपके पास 80%। इसको और ज़्यादा क्लियर करने के लिए 20 ml ले लो चाहे, और इसको 80 ml ले लो, यही मतलब है। या आपके पास 200 ml या आपके पास 800 ml, अभी पूरा हो गया ना। 2.8 एंड 0.8 का ये सभी के सभी मतलब हैं आपके पास। मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन आपको बताना है, तो आपके पास गिवन क्या है यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट इन बेंजोइक। तो आपको पता है XS यानी मोल फ्रैक्शन दैट इज सल्यूट अपॉन सॉल्वेंट, और आपको दी गया है दैट इज 0.2, और ये वो सॉल्यूट की है। तो आपके पास जो एक्स बी आएगा या एन बी आपके पास आएगा, इसको एन ए मान लीजिए, ठीक है, एन ए ये सॉल्वेंट सॉल्यूट जो भी आपको लिखना है, तो वो कितना होगा 0.8 होगा। क्लियर। वहीं पे इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास बेंजीन है यानी C6H6, यहाँ से मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा दैट इज अराउंड 78। कितना आएगा 78। तो यहाँ से आपके पास मोल्स तो आ गए हैं, तो निकाल सकते हो आप, यानी 0.8 इंटू 78, तो दिस विल बी इक्वल टू अराउंड 6.4 ग्राम। तो टोटल कितना हो गया आपके पास, इतना ग्राम क्या है मास है आपके पास बेंजीन का। ठीक है, केजी में बदल सकते हो, 0.62 केजी आपके पास हो जाएगा, 0.062 केजी हो गया। देन मोलैरिटी निकाल लीजिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल कितना है आपके पास, ठीक है, एंड दिस विल बी अराउंड इक्वल टू 3.2 करके आएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसी तरह से आपके पास हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास द सेल कांस्टेंट ऑफ कंडक्टिविटी सेल चेंजेस विद चेंज इन, अगर आप देखोगे इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो इन सभी के इंडिपेंडेंट ही होता है, तो नन ऑफ दिस। स्मगलर कुड नॉट कैरी गोल्ड बाई डिपॉजिटिंग आयरन ऑन गोल्ड सरफेस, वो आपके पास जो गोल्ड सरफेस होता है उसके ऊपर आयरन को डिपॉजिट नहीं करते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि जो रिडक्शन पोटेंशियल है आपके पास गोल्ड का वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू आयरन। ओके, यानी गोल्ड हैज़ द हाई रिडक्शन पोटेंशियल देन आयरन, तो रिडक्शन शुरू हो जाएगी। ठीक है, रिडक्शन मीन ऑक्सीडेशन, गोल्ड खत्म होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास इन सॉल्ट ब्रिज KCl इज यूज्ड बिकॉज, KCl बनता किसके साथ है, अगर अगर के साथ। इट इज़ इलेक्ट्रोलाइट, सही है, क्योंकि केमिकल बैलेंस को बनाए रखता है। इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी सही है। इट फॉर्म अ गुड जेली विद अगर अगर, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज आपके पास क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है आपके पास इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट द हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, क्या कह रहा है, हीट आपके पास एवॉल्व हो रही है या ऑब्जॉर्ब हो रही है। तो कैटालिस्ट किस चीज़ को फ़र्क करता है, इंक्रीज करेगा आपके पास जो एनर्जी होगी, यानी उसको गेन कर रहा है तो इंक्रीज कर रहा है, रिलीज कर रहा है तो भी गेन कर रहा है, या डिक्रीज कर रहा है, या कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये नन ऑफ दिस। तो आपको पता है ये सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, बाकी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, तो रिमेन अनचेंज। नेक्स्ट है आपके पास 60% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीट in 60 minute, 50% of the same reaction would be completed in approximately, वैसे ये हाईली एडवांस्ड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आ जाए तो आप कैसे करोगे। देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अब ऑर्डर रिएक्शन के फॉर्मूले तो आपको बताए हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आता है K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ A नॉट बाई A, यही फॉर्मूला होता है आपके पास। तो गिवन क्या है आपके पास, कुछ वैल्यूज है, देखो 60 ऑर्डर रिएक्शन यानी 60% कवर हो रहा है 60 मिनट्स के अंदर। तो मान लीजिए कंसंट्रेशन जो है वो x है, ठीक है। आफ्टर पर्टिकुलर टाइम कंसंट्रेशन कितनी हो गई, x माइनस 60% ऑफ x डिवाइडेड बाई 100 कर सकते हो, परसेंटेज हटाओगे इस तरह से, और इसको टोटल सॉल्व करोगे, दिस विल बी इक्वल टू 4x अपॉन 10। सॉल्व कर लीजिएगा, एक ही वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे पुट कीजिए, क्या आएगा, K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ, और A नॉट की वैल्यू x मानी है, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 4x
और ऊपर आपके पास 10। क्लियर? x के साथ x कैंसिल और यहाँ पे log डाल दीजिए, log 10 और log 4। log 10 होते हैं आपके पास 1, यहाँ पे वैल्यू नहीं दी गई है, ये वैल्यू नीड है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज अ log 10 माइनस log 4। log 10 की वैल्यू होती है 1 और log 4 की वैल्यू होती है 0.60। कितनी होती है आपके पास? 6.60। इसको मकर लीजिए, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 2.303। और टाइम कितना लग रहा है आपके पास? 60 मिनट। 60 इंटू 0.40, ये आ गया k की वैल्यू, दैट इज अ रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो दोनों के लिए सेम होगा। नेक्स्ट क्या कहता है? 50% जो होगा वो कितने टाइम में होगा? 50% का मतलब टी हाफ, टी हाफ ही होता है ना, आधा हो गया। तो टी हाफ के लिए फॉर्मूला 0.693 डिवाइडेड बाई के। के की वैल्यू है आपके पास 0.693 इंटू 60 ऊपर चला जाएगा, बाकी नीचे रह जाएगा 2.303 इंटू 0.40। ओके, जो भी यहाँ से कैंसिल होगा, जैसे यहाँ से इसको काट दो, या आपके पास यहाँ से ही चला जाएगा, ऊपर नीचे आ जाएगा ना। यहाँ से इसको हटाएंगे तो 2 बार है, 1 2 यहाँ पे आ जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे आप, दिस विल बी अराउंड इक्वल टू 45 मिनट। कितना आएगा आपके पास? ये 45 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अभी तो लिखा था आपके पास टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, है कहीं पे कंसंट्रेशन का जिक्र नहीं है, तो फर्स्ट ऑर्डर की बात थी। Which of the following process is responsible for the formation of delta at place where river meet in sea? जहाँ पे नदियाँ जो है समुंदर से मिलती है, वहाँ पे डेल्टा बनता है, वो कौन सी प्रोसेस से बनता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। एकदम इजी क्वेश्चन है और आप इजीली बता दोगे इसको। ओके, मैंने पता नहीं कितनी बार ये बताया है आपको क्लासेस में। नेक्स्ट है आपके पास एक्शन ऑफ शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट डिपेंड्स ऑन। देखो, शेप सिलेक्टिव है तो ये पार्टिकुलर के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। कितना साइज है, तो होस्ट गेस्ट कॉन्फ़िगरेशंस के अकॉर्डिंग आपके पास ये वर्क करता है। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग कोलाइड्स कैन नॉट बी कोगुलेट। किस तरह के कोलाइड्स होते हैं वो कोगुलेट नहीं होते हैं? जो कि आपके पास मैक्रो मॉलिक्यूल कोलाइड्स होते हैं। जो मैक्रो मॉलिक्यूल कोलाइड्स होते हैं वो कभी भी कोगुलेट नहीं होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सरफेस फिनोमेना। हिट्रोजीनियस कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट तो सरफेस के साथ ही वर्क करते हैं। कोरोजन सरफेस के ऊपर ही वर्क करता है। फ्यूजन ऑफ सॉलिड, तो जो जब मेल्ट होगा तो सरफेस से ही मेल्ट होना शुरू होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, इसमें आयंस चलते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइटिस प्रोसेस जो एक सरफेस फिनोमेना नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ आयरन। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, हेमा ने लाल साड़ी ली नाइट में। ठीक है, तो आपके पास लाल साड़ी ली, महंगी थी वो बहुत ज़्यादा, तो दैट इज लिम्नोनाइट मैग्नेनाइट। जो आपके पास कैंटेराइट है ये नहीं है। ठीक है, कैंटेराइट जो है आपके पास किसका होगा? टिन का, SnO2। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज फॉर रिफाइनिंग ऑफ मेटल। मेटल को रिफाइन करने के लिए कौन सा मेथड नहीं होता है? देखो, रिफाइनिंग प्रोसेस अलग है, सेपरेशन प्रोसेस अलग होती है, स्मेल्टिंग नहीं होता। ठीक है, स्मेल्टिंग जो है आप ओर से मिनरल्स को निकालते हो, रिफाइनिंग मीन्स उसको प्योरीफाई करना है। तो पोलिंग हो गया, पोप्लेशन आपके पास हो गया, सभी के सभी क्या है? प्योरिफिकेशन की प्रोसेसेस है, स्मेल्टिंग नहीं है वहाँ पे। ठीक है, बेसिसिटी ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ये आप फॉर्मूला लिखिए, आपको पता लग जाएगा। उसकी आपके पास 3 आएगी, कितनी? 3। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए सभी स्टेबल हैं, तो इसमें एक्सेप्शंस की तो बात ही नहीं है, एक ट्रेंड आएगा, हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, तो जीनॉन। ओके, बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग या विच ऑफ द लिस्टेड ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन फॉर ऑल द लेंथेनोइड्स। तो आपको पता है +3 लेंथेनोइड हो गया, एक्टेनोइड हो गया, सभी में जो +3 है वो सबसे ज़्यादा शो होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास सोडियम थायोसल्फेट इज यूज्ड इन फोटोग्राफिकल ग्राफी बिकॉज ऑफ, तो ये तो कल का भी अभी मैंने आपको करवाया था, क्योंकि आपके पास कम्प्लेक्स नेचर का होता है। किस तरह का? कम्प्लेक्स नेचर का, इसमें AgBr के साथ जो है इसको यूज किया जाता है। The color of the coordination compound is explained in the term of
तो ये एडवांस टर्म है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो होती है उसके थ्रू आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास IUPAC नेम ऑफ CH3 CH2 CO ट्वाइस O। आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि इसका IUPAC नेम क्या होगा आपके पास। इसका IUPAC नेम क्या होगा, दैट इज प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, डी राइट आंसर है। हाउ मेनी कायरल कार्बन आर पॉसिबल ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन। देखिए अगर आप 2 मिथाइल ब्यूटेन की मोनोक्लोरेशन करोगे तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, क्लोरीन मीन क्लोरीन जोड़ दीजिए साथ में, और 2 पोजीशन के ऊपर आपके पास मिथाइल होगा। ठीक है, अब इसके आपको क्या बनाने हैं, बेसिकली आइसोमर लिखिए, वहां से आपको पता लग जाएगा कितने कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन क्या होता है, कार्बन के चारों साइड जो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। देखो यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे आपके पास देखेंगे तो CCl होगा आपके पास। ठीक है, CH3Cl होगा, तो मिथाइल क्लोराइड है, तो ये कायरल कार्बन हो गया। तो कितने बन सकते हैं, तो इस तरह से आप इसको रिप्लेस कीजिए। Cl को यहाँ पे लेके आइए आप, फिर Cl को यहाँ पे लेके आइए, फिर आप इन दोनों को थोड़ा सा और यहाँ पे से मूव कर दीजिए। ठीक है, तो टोटल 4 टाइप के जो हैं कायरल कार्बन आपके पास यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। कौन सा फिनोल है जो आपके पास यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। जो पैरानाइट्रोफिनोल होगा आपके पास, वो आपके पास क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। द कंपाउंड विच गिव बोथ, आइडोफॉर्म टेस्ट भी वो आपको देता है, फिलिंग टेस्ट भी आपको देगा। कौन सा है आपके पास, दैट इज इथेनॉल। ठीक है, जो इथेनॉल है आपके पास उन दोनों के दोनों टेस्ट को आपके पास देगा, यानी द कंपाउंड विच गिव बोथ आइडोफॉर्म एंड फिलिंग टेस्ट अमंग द फॉलोइंग इज इथेनॉल। द एसिड विच डू नॉट कंटेन COH, वाइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड के पास ग्रुप नहीं है, दैट इज बोथ B एंड C, पिक्रिक एसिड एंड कार्बोलिक एसिड। देखो यहाँ पे तो है प्रोपेनोइक एसिड, नाम ही बता दे रहे हैं नोइक एसिड, यहाँ पे पिक्रिक एसिड है और यहाँ पे कार्बोलिक एसिड, बोथ B एंड C। पिपरिडीन इज, जो पिपरिडीन है आपके पास वो एक क्या है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, हिट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है, या आपके पास असाइक्लिक कंपाउंड है। ये हिट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड होता है आपके पास। ये देखो ये हाईली एडवांस टर्म में क्वेश्चंस है, बेसिकली ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इस पेपर में कवर किया गया है, इनऑर्गेनिक से रिगार्डिंग नहीं है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन DNA। तो DNA में थायामीन होता है। ठीक है, यूरिसिल RNA में होता है आपके पास, राइट आंसर इज यूरिसिल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ कीटोज, हेक्सोज एंड कीटोज सुगर। तो फ्रक्टोज जो है वो कीटोज सुगर होती है आपके पास, मेनिनोज, ग्लैक्टोज, माल्टोज, दे ऑल आर हेक्सोज। नेक्स्ट है आपके पास नाइलॉन 6, तो ये तो इजी है आपके पास, कैप्रोलैक्टम मोनोमर यूनिट है इसकी। नेक्स्ट है आपके पास 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड दैट इज एस्पिरिन। क्या होती है आपके पास, एस्पिरिन। और ड्रग विच इज एंटीपायरेटिक एज वेल एज एनर्जेसिक, दैट इज जैसे आप देखोगे तो पैरासीटामोल आपके पास हो गई, तो यहाँ पे तो है नहीं, तो यहाँ पे राइट आंसर है आपके पास, देखो क्लोरोक्यूनिन, पेंसिलिन, क्लोरोप्रोमेक्सिन, ये नहीं है, सिंगल यूज है। ठीक है, लेकिन पैरा एसिटामिडोफिनोल जो है आपके पास एक एनर्जेसिक भी है और साथ में एंटी पायरेटिक भी आपके पास है। ओके, टेम्परेचर एंड पेन दोनों में वर्क कर जाता है। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे फिजिक्स के हैं, तो इनको हम अलग सेक्शन में आपके पास लेकर आएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे फिजिक्स के भी हैं, तो ये भी जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है इसके जो नेक्स्ट वीडियो मिले वो आपको इसी से रिगार्डिंग मिलेगी। ओके, बाकी चलिए, आई होप क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। एक क्वेश्चन हमने आपसे पूछा भी था कि क्या उसका राइट आंसर होगा, तो दैट इज़ अ कोगुलेशन राइट आंसर। ठीक है, डेल्टा फॉर्मेशन जो होती है आपके पास वो कोगुलेशन प्रोसेस के थ्रू जो है आपके पास होती है। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा, एंड
अगर इसी तरह के आप और भी लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको ऑलरेडी बहुत से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो हैं इजी से लेकर टफ तक मिल जाएंगे। एंड अगर आपने वी आर अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो वी आर अकेडमी की जो एप्लीकेशन है वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो टेस्ट मिल जाते हैं, तो वहाँ से भी आप अपने टेस्ट को दे सकते हैं एंड खुद को जज कर सकते हैं कि आपके जो क्वालिफाई होने के चांसेस हैं वो कितने हैं। क्लियर? चलिए, थैंक यू।